गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है जिए तो जिए कैसे, और दूसरा टॉपिक है, विषय है बिहार की राजनीतिक हालात और उससे निपटने के उपाय। दोस्तों, आज का पहला जो विषय है जिए तो जिए कैसे, इसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उससे पहले मैं उन सभी भाई बहनों और सोशल मीडिया पे एक्टिव उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा विजय दिवस के अवसर पर जो वीडियो फेसबुक पर लाइव हुआ था उसके लिए 160 कमेंट्स और 180 के करीब में लाइक्स मिले और लगभग 1500 लोगों ने व्यू किया। मुझे इसमें कोई लालच स्वार्थ नहीं है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तो मुझे 500, 1000, 2000, 10,000 पैसे आएंगे, मुझे और आएंगे भी नहीं, ये सब झूठा होता है। लेकिन इससे लोकप्रियता बढ़ती है। लोकप्रियता बढ़ने से मेरा भी फायदा होगा और मैं जिसके लिए काम करना चाहता हूँ, मेरा जो मोटिव है कि मैं एक प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे और विश्व स्तर पे अपने आप का पहचान बना सकूं और उस पहचान का फायदा, उस पहचान का लाभ आप लोगों तक निस्वार्थ भाव से फैला सकूं। मेरा बस यही मकसद है और इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं और उन सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा वीडियो को लाइक शेयर और देखे। मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ना पैसा कमाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लोगों तक मेरे द्वारा दिया हुआ जो 2 शब्द है, यदि किसी को लाभ पहुंचता है तो लाभ पहुंचाने के लिए, और यदि मैं अपने आप में सक्सेस होऊंगा तो मेरी सफलता, ये पूर्णतः गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं नेता के तरफ नहीं कि आज वादा किए कल मुकर गए। मैं अपने लिए कुछ करूंगा ही नहीं, जो भी करूंगा आम जनता के लिए करूंगा। मैं अपने घर परिवार के लिए भी नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा अपने देश सेवा के लिए, जनता के लिए करूंगा, लोगों के भलाई के लिए करूंगा। मैं अपनी लोकप्रियता को भुनाऊंगा जरूर, लेकिन जनता के लिए, अपने लिए नहीं। मेरे लिए जो भी जितना भी होना था, मैं एकदम आत्मसंतुष्ट हूँ। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए वो आम जनता के लिए चाहिए, लोकल पब्लिक के लिए चाहिए, जो अभाव में जी रहे, गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, उनके अभाव को देखते हुए मुझ पर जो प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव को मैं आप लोगों के पसंद नापसंद करने के उपलक्ष्य जो मुझे हासिल होगी, उस प्रसिद्धि को मैं भुनाऊंगा, मैं पक्का भुनाऊंगा, लेकिन वो भुना करके आप लोगों के बीच ही बांटूंगा। इसलिए एक बार और मैं पुनः सभी भाई बहनों और जो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध जुड़े हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे बढ़ाएं, मैं आप सबको बढ़ाऊंगा। इसी वादा के साथ मैं अपना टॉपिक जिए तो जिए कैसे के संबंध में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं और इस बीच में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, उन सबका मैं एक बार पुनः शुक्रिया करना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, बहनों, भाइयों, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है जिए तो जिए कैसे। देखिए, जब भी कोई आदमी अपना ज्ञान प्राप्त करता है, एक बचपन के दहलीज पार करके जवानी में आता है, उसके बाद शादी ब्याह होता है, उसके बाद बाल बच्चे होते हैं, उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी के साथ साथ वो जो बचपन में रहता है, बचपन से जवानी की तरफ बढ़ता है या उसे और आगे की तरफ बढ़ता है,
हर के मन में कुछ ख्वाब होता है, कुछ मन के अंदर में किसी का होता है खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, घूमने फिरने का, माता पिता के प्रति अपने प्यार भाव सम्मान, उनके लिए कुछ करने की जज्बा, और भाई बहन के लिए कुछ करने की जज्बा। लेकिन अभाव में, गरीबी में वो नहीं कर पाता है। बट एक समय जैसा आता है, हर के जीवन में आता है कि वो उस शिक्षा को पूरा कर सकता है, बट एक साथ नहीं कर सकता। वो उसको एक एक करके टारगेट बनाना पड़ेगा, तब आप पूरा कर सकते हैं। आपको एक दिन अपने माँ बाप के प्रति जो प्यार है, श्रद्धा है, भक्ति है, एक दिन आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए जो माँ बाप मेरे लिए जो किए हैं, उन जो भी आपके मन में दुविधा है उसको साइड करके उनके प्रति श्रद्धा के साथ एक दिन, साल में एक दिन निकालिए और एक दिन उनके साथ बैठिए। जिनके साथ बैठना हो, माता पिता के साथ बैठना हो, भाई के साथ बैठना हो, बहन के साथ बैठना हो, उस समय उनकी दुर्भावना जो भी रही हो, पीछे कुछ भी मन मुटाव रहा, उसको भुला करके उस दिन उनके प्रति सकारात्मक सोच के साथ उनके साथ बैठिए, बात कीजिए। मेरा दावा है कि वो जो भी मन मुटाव होगा, कुछ भी, वो जरूर खत्म हो जाएगा। और जो भी आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है, इच्छा है, आप व्यक्त कीजिए कि मैं तो ऐसा चाहता था, ऐसा हो गया, मेरे से गलती हो गई, शायद अब गलती नहीं होगी। और तब वो मतलब खाली एक आदमी के लाइफ में हर रिश्ता आता है, चाहे कोई भी हो, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, साला साली, और जितनी तरह की तमाम तरह की चीजें हैं। हम एक सर्किल में के बीच में खड़े रहते हैं, और ये रिश्तेदार जो हैं चारों तरफ से पड़े रहते हैं। और ये वृत्त ना, ये जो सर्कल सबके बीच, सभी के लिए आता है। हर आदमी किसी न किसी परिधि के केंद्र बिंदु में रहता है, और रिश्तेदार उसके सर्कल में चारों तरफ रहता है। और हर आदमी चाहता है, कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि मैं केवल माँ बाप का प्यारा रहूं, मैं केवल अपने भाई बंधु का प्यारा रहूं, और मैं केवल पत्नी का रहूं, मैं बच्चों का रहूं। वो चाहता है कि मैं सबका प्यारा रहूं, लेकिन उतना उसके पास मतलब ये नहीं होता है। धन का प्रभाव होता है जो सबका डिमांड पूरी नहीं कर सकता है। और बहुत से ऐसे स्वार्थ, एक रिश्ता में स्वार्थ, वो जो सबसे बड़ी बात है स्वार्थ का, वो यदि मन में ना हो तो रिश्ता हमेशा टिका रहेगा, डिगा रहेगा, प्रेम भाव बना रहेगा। जब स्वार्थ आ जाती है तभी किसी रिश्ते में खटास पड़ती है, और जीने का एक मकसद से लोग अलग हो जाता है, मनमुटाव में भग जाता है। इसलिए आज का जो टॉपिक था, जिए तो भाई जिए, ऐसे जिए कि दूसरे को उसके से सीखने को मिले, दूसरे को जलन हो कि भाई ये कैसे ऐसे जी रहा है। इतना ही कम जीने के लिए, अच्छा से जीने के लिए आपको खुद अपना दृढ़ संकल्प बनाना होगा कि भाई धन कम हो चलेगा, इसमें धन पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता है। रिश्ता संभालने में, रिश्ता को बनाने में, फर्ज निभाने में कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है आपका मन, आपका सोच, आपका विचार। जैसा मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मेरा जन्म, अरे चाहे आज भी मैं उतना समृद्ध परिवार में नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी बचपन में जब था तो बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दयनीय इस प्रकार थी कि साल आते आते पूरे परिवार पर लगभग आज से 25-30 साल पहले 10-12 हज़ार कर्जा चढ़ जाते थे अपने फादर मदर के ऊपर, और साल के आते आते जब खेती बाड़ी होती थी तो सारी कर्जा, मतलब जो सब्जी की खेती होती थी उसे निकल जाता था, और फिर साल आते आते फिर कर्जा चढ़ जाता था। खाने पीने के इंतजाम तो हो जाते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से होते थे हर चीज़ के खाने पीने। इसीलिए सबका टारगेट, मेरा टारगेट था, मैं दूसरा का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट था। मेरे मन में हमेशा एक ही रहता था कि एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। ऐसा मैं शुरू से ही सोचता था, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, और जो भी अभी मेरा खाने पीने, पहनने ओढ़ने, माँ बाप को खुश करने,
सबसे बात मेरा मार्केबल है कि मैं हमेशा अपने माता पिता की खुशी के लिए ही सोचा करता था। इसके लिए मेरी बहुत सारी उपाय है। मैं क्या सोचता था कि यार मैं तो गरीब आदमी, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, तो मैं गांव में जो अखाड़ा होता था, अखाड़ा जहाँ पहलवान लोग, रेसलर लोग लड़ते थे, मैं वहाँ लड़ने जाता था। जबकि मेरे घर परिवार से कोई बोलता था कि भाई तुम लड़ाई मत करो कि हाथ पैर टूट जाएगा, हम लोग गरीब है, कौन तुमको देखेगा। लेकिन मेरा था कि भाई कैसे भी पब्लिक में चेहरा बनूं, पब्लिक चेहरा बनूं, खुद का चेहरा पब्लिक में कैसे फेमस हो, ये मेरा पहला से ध्येय था। तो मैं सोचा था कि मैं रेसलर, अच्छा रेसलर बनूंगा। अपने भेलो बाजार पे जो मेला लगता है या कहीं भी मेला लगता है जहाँ दंगल होता है, उस पे दंगल में कुश्ती करूंगा और जीतूंगा तो नाम कमाऊंगा, पैसे आएंगे, माँ बाप को वो पैसे ला के दूंगा, वो खुश रहेंगे। ये मेरा टारगेट था। इस दरम्यान हर छठ पूजा के समय में जो भी मुझे मेरे गांव से लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो लोग बताएंगे, मेरे कला साथी बताएंगे, मेरे साथ जो रहने वाले लड़के जो मेरे साथ बैकरी और भैंस चराया करते थे, वो लोग बताएंगे कि मैं छठ पूजा में हमेशा कुश्ती लड़ता था, हमेशा कुश्ती लड़ता था छठ पूजा में, और कभी भी मतलब मात देता था, हार के नहीं आता था। अपने से 1.5 या 1.25 लड़के से लड़ता था। छठ पूजा में जो नदी किनारे है, रजवाड़ा गांव के एकदम अरुणा नदी किनारे में छठ घाट हम लोगों का है। साल में मेरा फिक्स था कि भाई दूसरे दिन लड़े या ना लड़े। ऐसे तो मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय भी दूसरे गांव के लड़के से या तीसरे गांव के लड़के से कुश्ती लड़ता था। लेकिन छठ पूजा में तो 100% था कि भाई मेरी कुश्ती होगी ही होगी। मेरा कुश्ती का एक ही मकसद था कि भाई मैं फेमस हूँ, प्रसिद्धि प्राप्त करूँ। प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक मकसद था कि भाई धन कमाऊँ किस लिए कि माँ बाप इतने गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं, तो मतलब उससे जो इनाम प्राप्त होगा उसे जो, क्योंकि पढ़ाई के बारे में तो सोचा ही नहीं था। एक बहुत बड़ी किंवदंती मेरे साथ थी कि मेरे घर में ऐसा रिवाज था कि मेरे घर में यदि कोई पढ़ेगा तो वो मर जाएगा। इस कारण मेरे बड़े भैया का पढ़ाई नहीं हुआ, वो स्कूल नहीं जा पाए। इसका भी एक इतिहास है। इतिहास ये है कि मेरे जो चाचा थे विश्वनाथ प्रसाद, वो मैट्रिक परीक्षा देने वाले थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तब से मेरी दादी जो पुरानी सोच ख्याल की थी, हालांकि जो भी अपने परिवार को बचाना है, पढ़ाई लिखाई क्या होगा, पहले परिवार बचाना है, उनको कोई बता दिया कि आपके घर में जो भी लड़का पढ़ेगा वो मर जाएगा। अब इस कारण बड़े भैया पढ़ने से महरूम रह गए। लेकिन मेरा जो चपलता चंचलता जो था वो अपने आप में दिखा। और मेरे घर के जस्ट बगल में जयनान मेहता चाचा जी हैं, उनके जो लड़के लोग पढ़ते थे, तो मैं केवल बैठता था। मैं और मेरे बड़े भैया रामराज भैया, हम दोनों बैठते थे। बैठ के हम लोग, वो लोग जो कविता पढ़ते थे वो कविता पाठ में याद कर लिया, हमेशा याद करके ऐसे बोलते रहता था। जैसे अभी कैसे गीत भले मुझे आए ना आए लेकिन गुनगुनाया, वैसे ही मैं अपना कविता सुना करता था। तो लोगों को लगा कि यार ये तो बिना पढ़े ही 3, 4, 5 कविता याद कर लिया है, यदि ये पढ़ेगा, यदि इसको स्कूल भेजा जाएगा तो अच्छा करेगा। तो लेकिन वो कोई सोचा कैसे, क्योंकि मेरे में लगन थी, उस लगन को मैंने दिखाया लोगों को, बताया लोगों को। तो वो लोग आए, उमेश भाई, जमल चाचा के जो लड़के हैं उमेश भाई, वो मेरे बाबूजी के पास है और बोले कि चाचा रामराज और सीताराम को पढ़ाइए, ये दोनों पढ़ने में बहुत तेज है, क्योंकि बिना पढ़े ही 4-5 कविता बगल में बैठ के याद कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप काबिलियत होता है तो कोई ना कोई इसको पहचान लेता है और उसको आगे बढ़ने का मौका मिल ही जाता है। जैसे मुझे मौका मिला, कौन जानता था कि गांव में बकरी और भैंस चराने वाला आदमी एक दिन बॉम्बे में आएगा, नेवी में भर्ती होगा, उसके बाद बॉम्बे में अपना 2.5 BHK फ्लैट खरीदेगा, जहाँ 2.5 BHK खरीदने का एक ही मकसद था कि यदि मेरे माता पिता भाई और कोई भी आए तो सब आराम से एक साथ रह सके।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि एक सेना की नौकरी में ज़्यादा कुछ पैसे के मामले में आप कहोगे तो कुछ नहीं है। ये तो संजोग अच्छा है और भगवान का कृपा है कि मेरे वाइफ भी मेरा जो विकास अभी तक जो किया हूँ उसमें जो मेरा नौकरी से जो पैसा कमाया हूँ वो कुछ नहीं है, वो तो खाने पीने में ख़त्म हुआ। जो भी पैसा अकुमुलेट हुआ, जमा हुआ, संग्रह हुआ, जिससे कुछ प्रॉपर्टी खरीदा थोड़ा बहुत और जो फ्लैट खरीदा, वो सब मेरा वाइफ का कमाई का नतीजा है। सेना की नौकरी से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि मन के अंदर आपका जो प्रतिभा होगा वो झलकेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं और तभी आपको भगवान भी मौका देते हैं। जब आप भगवान के लिए कुछ मतलब आप जब दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए कुछ करते हैं, तब भगवान भी आपको मौका देते हैं। चलिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ आगे। तो मैं यही कहना चाहता था कि आप अपने ज़िंदगी जीने का तरीका बदलिए, सोच बदलिए। आप साल में एक दिन चूज कीजिए भाई के लिए, एक दिन चूज कीजिए बहन के लिए, एक दिन का चुनाव कीजिए। आपके मन में पहले से वो तैयारी होनी चाहिए कि इस महीने में मैं माँ या बाबूजी से अपना गलती का जो भी होगा उसको व्यक्त करूँगा और क्षमा मांगूंगा, दिल की अपनी बात बताऊंगा, दिल का उनसे बात पूछूंगा। दूसरे किसी महीने में ज़रूरी नहीं कि आप बाहर हैं तो बाहर रहिए। जिस महीने में आपका जाने का घर टारगेट है उस महीने में आप अपने भाई से, बहन से और इस प्रकार रिश्ता निभाने के लिए उनसे मिलिए। यदि आपको खाने पीने जरूर प्रबल इच्छा होती है कि भाई मैं ये सामान खाऊंगा, अरे भाई खाऊंगा, टारगेट रखिए। हम रोज़ तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक दिन जरूर खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, चाहे वो मिष्टान हो, खाना हो या कोई पेय पदार्थ हो, यदि आप हैं तो उससे उस दिन इतना उसको इंतजाम कीजिए कि आप भी भरपूर मतलब भरपूर आप भी उसको भरपूर आनंद लीजिए और अपने परिवार को भी आनंद उठाने दीजिए, क्योंकि अकेला से कुछ होता नहीं है। तो एक दिन खाने का, एक दिन पहनने का भी कुछ लगता है कि नहीं आज मैं बचपन में उसको देख करके ऐसा कपड़ा पहना है, वो ऐसा कपड़ा पहनना है। यदि आपके मन में प्रबल इच्छा थी, उस समय नहीं कर पाए, अब कीजिए, अब मौका है। ऐसा जी लीजिए कि जीने के बाद कल होकर गलती से कुछ हो जाता है, मन में आपके खटास ना रहे, मलाल ना रहे कि अरे यार ये जिंदगी तो मैं जिया नहीं, ये जिंदगी तो बाकी रह गया। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा आप अपंग हो जाए, आपकी इनकम चली जाए, तो वो इनकम जाने से पहले, कुछ दुर्घटना होने से पहले आप वो सब मन की इच्छा पूरा कर लीजिए जो संभव है। ऐसा नहीं कि असंभव चीज़ें मत कीजिए, जो संभव है और जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें आराम से कर सकते हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने और माँ बाप भाई बंधु से। ऐसा मेरा इच्छा था कि मैं कमाऊं और मोटा सा मोटा रकम अपने माँ बाप के हाथ में रखूं। मैं 1995 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और मोतिहारी में आ गया। मोतिहारी में गया कॉलेज में पढ़ने के लिए। इससे भी पहले की कहानी है, और कहानी ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद में, मैट्रिक परीक्षा देने के बाद में घर में इतनी पैसे की कमी थी, अभाव थी कि मैं और रामराज भैया दीमापुर कमाने चले गए। रिजल्ट का तो बाद की बात है, घर में इतनी आर्थिक स्थिति तंगी थी कि हम दोनों चले गए दीमापुर कमाने के लिए, जहां मेरे बड़े भाई महाराज प्रसाद काम करते थे, उनके साथ काम करने चला गया। लेकिन जब मैं वहां गया तो देखा कि 300, 400, 500 का महीना दे रहा है, जिससे मेरा आर्थिक स्थिति कुछ सुदृढ़ होने वाला नहीं था। 95 में मैं दीमापुर गया था। मोस्टली लोग सब्जी बेचने का वहाँ काम करते हैं। मेरे गांव रजवाड़ा, मधुबनी, ढेका और अगल बगल के लोग वहाँ पे बहुत सारे थे।
कुछ भी मिल ही नहीं रहा था। 300-400 रुपया, बिस्किट फैक्ट्री में 300-400 रुपया, आइसक्रीम फैक्ट्री में 300-400 रुपया। तो उससे क्या होने वाला, उससे तो रहने में जितना और जितना रूम रेंट देते उतना में खत्म। फिर मेरे जाने का कोई मकसद नहीं। फिर मैं सोचा कि नहीं, वो रेलवे की पटरी का काम चल रहा था, मैं वहां भी गया तो वहां 1600 रुपया बोला कि मैं दूंगा। मैं वो काम एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शरीर से मजबूत था, रेसलिंग करता था, पढ़ाई के साथ साथ रेसलिंग भी करता था, तो मजबूत था। मैं बोला कि ठीक है मैं करूंगा, क्योंकि 1600 रुपया 95 में बहुत बड़ी रकम थी। तो मैं सोचा कि 4-5 महीने या 10 महीने जितना भी कमाऊंगा इतना में आर्थिक स्थिति अच्छा होगी। लेकिन मेरे बड़े भैया जब देखे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम ये काम नहीं करेगा। जो भी है, और मैं आके सामने बताया कि कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो मैं रेलवे का पटरी पे ही काम करूंगा। वो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अपना टारगेट सेट किया कि नहीं, अब मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, अब मैं नहीं रहूंगा। लेकिन जो घर से भाड़ा लेकर के आया हूँ 300 रुपया, और यहाँ से भी जाने का जो 300 रुपया लगेगा, कम से कम इतना तो मैं कमा लूँ कि जो गार्जियन से पैसा लिया हूँ वो पैसा कम से कम कमा लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा। इस प्रकार मैं क्या किया कि एक शंकर हार्डवेयर, दीमापुर में एक शंकर हार्डवेयर था, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे सेल्समैन के रूप में मैं काम किया। बात हुई और 600 रुपया पे रख लिया वो। लेकिन मेरा तो टारगेट था कि 1 महीना जैसे होगा मैं छोड़ दूंगा। और नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी के पास काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो आपको पैसा लटका देता है, आपको छोड़ेगा ही नहीं, आपको छोड़ेगा ही नहीं। बोलेगा कि ये 300 रुपये ले, 300 अगले महीना में मैं 400 रुपया करके दे दूंगा, या 600 का 700 कर दूंगा, अगले महीना दूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको रखना चाहता है, उसकी आप मजबूरी बन जाते हैं, उसकी आप आवश्यकता बन जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में तो था कि मुझे तो जाना ही जाना है, चाहे जैसे भी हो, और पैसा भी चाहिए, और 1 महीना होते तो मुझे घर भी जाना है। तो घर जाके करूँगा क्या? मैं सोच लिया था। जैसे मैं 5th क्लास से या 6th क्लास से ही मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों का, और उसी ट्यूशन पढ़ा के 6th क्लास से मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, ताकि गार्जियन पे एक्स्ट्रा बोझ न आए। तो जो भी मेरा पढ़ाई का खर्च होता था, इधर उधर का जो भी खर्च है, जैसे ज़्यादा, मैं तो कंजूस नंबर 1 था, मैं कोई खर्च करता ही नहीं था। खाने पीने का थोड़ा लालची था, जीव का लालची था, तो खाने पीने में खर्च करता था, जो बचा था वो बाबूजी या माँ को दे देता था। इवन 6ठा क्लास से लेकर के जो 10th क्लास का पढ़ाई किया, उसमें मैं गार्जियन के ऊपर भार नहीं बना। मैं खुद ही अपनी कमाई का पैसा माँ के बाबूजी के हाथ में देता था, कुछ सामान खरीद के दे देता था, जैसे पेटी हो या कुछ भी हो, माँ के हाथ में देता था, माँ या बाबूजी के हाथ में देता था। वो पैसा शुरुआत से ही मेरा रहा कि मैं अपने माँ बाप को कैसे खुश रखूं, और वो ट्यूशन का पैसा मैं अपने माता पिता के हाथ में ही देता था। मैं खाने पीने में थोड़ा बहुत खर्च कर देता था, लेकिन वो रखता था। तो मेरा तो पर टारगेट सेट था कि 6th से 10th क्लास तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो 400-500 तक गांव में ही कमा लेता था पढ़ते हुए भी। तो अब मैं क्या करूँगा कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैट्रिक का अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। होप अच्छा था, रिजल्ट परीक्षा तो अच्छा गया था, तो मुझे तो अच्छा था कि 1st क्लास तो पास करूंगा ही करूंगा। फिर मैं आ गया गांव, सॉरी तो फिर मैं क्या हुआ कि वो तो छोड़ेगा ना, 1 महीना पूरा होगा तो फिर वो आगे महीना के लिए बोलेगा। मैं चालाकी क्या किया, जैसा लोग भी जानते हैं कि मैं चालाक हूँ, और रियली मैं अग्रिम सोच के ही कदम उठाता हूँ। जैसे 26 दिन हुआ, 26 डेज हुआ, जैसे सेठ आना शुरू होता था, मैं जानबूझकर एक अखबार लेकर बैठ जाता पढ़ने, ताकि वो देखे मुझे। मेरा काम पूछो तो क्या था कि झाड़ू मारना, दुकान के अंदर झाड़ू मारना, और जो सामान उसके बाद जो सीनियर सेल्समैन था वो बताया कि ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, दे देता था। और 26 दिन आराम से ईमानदारी से काम किया। लेकिन 4 दिन बेईमानी से काम इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे कैसे भी निकाल दे, हिसाब करके निकाल दे, ये मैं अपना तरीका अपनाया।
मैं जैसे देखता कि सेठ आने वाला है, मैं अखबार लेकर पढ़ने बैठ जाता था। सेठ आकर के बगल में बैठेगा, मैं उधर देखूंगा नहीं, चुपचाप अखबार पढ़ता रहूंगा। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन डांट लगा दिया। कि तो मैं भी भड़क गया, बोला कि मुझे आपके पास काम नहीं करना है, मुझे मेरा हिसाब कर दीजिए। वो भी चट बुलाया, जिसके थ्रू मैं, एक संजय भाई थे मुजफ्फरपुर का, उन्हीं के थ्रू लगाया था, उनको बुलाया और मेरा हिसाब कर दिया जो मैं चाहता था, और वही तरीका अपनाया था मैं। उन्होंने हिसाब कर दिया, 600 रुपये मुझे मिला। शाम में जाके भैया को बोला कि भैया मैं गांव जाऊंगा, मुझे जाना ही है। भैया बहुत रोके कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, बहुत सारा इधर है कुछ काम, कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं बोला कि नहीं, मुझे गांव जाना है, मैं इससे ज़्यादा पैसा गांव में कमाऊंगा, पढ़ूंगा भी, कमाल पी लूँगा। तो भैया भी नहीं रोके। उस दिन गांव के कुछ लोग आ रहे थे, तो मेरा भी जनरल टिकट कटा दिए और मैं भी गांव आया। गांव से सीधा 7 या 8 दिन था, उसके बाद रिजल्ट आया तो 70.6%, मतलब मैं अपने हाई स्कूल में सेकेंड पोजीशन पे था। मेरे से 71.5% लेकर के मेरा जो दोस्त थे हरेंद्र कुमार यादव, जो रजवाड़ा गवास टोला पे थे, वो नंबर 1 थे। वो भी नंबर 1 कहाँ? भेलवा, ढाका, घोड़ासहन, चिरैया, ये 4 स्कूल में टॉपर थे। मेरे से केवल 565, उनका 572 था, मतलब 7 मार्क्स मेरे से ज़्यादा था। वो 7 मार्क्स ज़्यादा लेकर के 4 स्कूल में टॉपर थे। मैं टॉपर नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था कि भले मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी टॉपर से कम नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब 7th क्लास में पढ़ता था, तब मैं एक बार 9th क्लास में इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाने गया था। जो सुदामा प्रसाद यादव जी जो ट्यूशन टीचर थे, और वो मासिक रूप से उनको नियुक्त किया गया था स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से। तो जब मैं 7th में पढ़ रहा था, उस समय मुझे 9th क्लास में लेके गए कि इन लोगों को ग्रामर पढ़ाओ। तब मुझे अपने आप पर विश्वास था, इसीलिए मैं बोला कि भाई मेरे से सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। अभी तक मिला है, अभी आगे भी मिलेगी। फिर मैं मोतिहारी चला गया। मोतिहारी गया, वहाँ पे अंबिका नगर है, चंचल बाबा का मठ से और थोड़ा सा बेतिया रोड में। वहाँ पे मात्र 30 रुपया, जबकि उस समय 250-300 रुपया रूम रेंट चल रहा था मोतिहारी में। और हरेंद्र जो यादव जी, जो मेरा दोस्त है, उनके पापा जी का अच्छा खासा उसका मैं ठेकेदारी चल रहा था। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि जैसा हरेंद्र है वैसा तुम मेरा बेटा हो, तुम इन्हीं के साथ रहो, सारा खर्चा मैं दूंगा। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, मैं किसी के एहसान तले दब के मतलब नहीं रहूँगा। एहसान ले करके कुछ काम नहीं करूँगा, जो करूँगा अपने दम पे करूँगा। और इसलिए मेरे दोस्ती में कोई खटास नहीं हुई हरेंद्र जी से कि उसको ज़्यादा मार्क्स। बहुत लोग बीच में बरगलाने की कोशिश किए कि उसको ज़्यादा मार्क्स आ गया, इसलिए ये अपने आप को अलग कर रहा है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मन में था कि मैं यदि 250 रुपया यदि गार्जियन से मांगूंगा, वो कहाँ से देंगे, सवाल ही नहीं है। देंगे, यदि मांगूंगा तो देंगे, लेकिन वो तो कर्ज पर कर्ज दबते चला जाएगा। वो तो इसीलिए मैं रास्ता अलग किया। मैं बोला कि यदि आपको आकर के झोपड़ी में रहना है मेरे साथ, तो आप रहिए, हम साथ रहेंगे। मैं आपके साथ वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो चंचलबाबा के मठ के आगे एक नहर था, उसी के कॉर्नर पर एक झोपड़ी था, फूस का घर था, और उसमें खेती भी होती थी। उस पर मैं 30 रुपये के महीना में भाड़ा दे करके रूम रेंट और रहने लगा। उसमें फ़ायदा ये था कि एक तो मुझे, मेरा पहले इच्छा था कि भाई सबसे पहले घर का तकलीफ दूर करना है। घर का तकलीफ दूर कैसे होगा, कमाई तो होगा नहीं, मतलब खेत, हालांकि खेत में काम करता था, उससे कुछ होने जाने को थोड़ा ही था, तो कैसे करे। तो मन में टारगेट सेट कर लिया, एक टारगेट ही है जो आदमी को आगे बढ़ाने को और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, और
इच्छा मजबूत करता है। आप टारगेट सेट कीजिए। मेरा टारगेट था कि जो भी छोटा से छोटा भी चपरासी का हो, चाहे किसी चीज का हो, कोई भी जॉब, सरकारी जॉब प्राप्त करना। तो उस समय सबसे आसान था सेना में आना। तो सेना में आने के लिए मेरे पास क्या था कि बगल में झोपड़ी थी और बगल में बेतिया मोतिहारी रोड था। तो और बगल में एक नहरी भी थी जो जाती थी मझड़िया की तरफ। तो या तो इस रोड पर दौड़ लगाओ या इस रोड पर दौड़ लगाओ। तो मतलब फ्री इन्वायरमेंट, स्वच्छ इन्वायरमेंट था, देहात टाइप से था, शहर से थोड़ा सा दूर था एमएस कॉलेज से। और बेतिया रोड पे दौड़ने में भी तो प्रैक्टिस भी हो जाती थी दौड़ने का। मेरा मन था कि भाई मैं सेना में चला जाऊंगा, सेना में भर्ती हो जाऊंगा तो पैसा भी आएंगे और मतलब परिवार की स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। तो मन में टारगेट था कि कोई भी, मैं जरूरी नहीं था कि नेवी का ही, आर्मी का ही, एयरफोर्स का। लेकिन सबसे आसान मेरे को लगा कि यहाँ हम इंटर कर सकते हैं। तो हम दूसरे कहाँ नहीं ढूंढे, हम मैं इसी विकल्प को ढूंढा। लेकिन उसके साथ साथ एमएस कॉलेज में मैं अपना एडमिशन भी मैथ से कराया 10+2 के लिए। बस अभी 10+2 में उस समय का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब का ट्यूशन। मैं सोचा कि नहीं मैं ट्यूशन नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ चाहे वहाँ रहा है। हुआ यूँ कि जो, और मैं उन सभी भाई बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन सभी गुरुजनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे कठिन परिस्थिति में, दुख की घड़ी में मेरा साथ दिए। उस समय वकील यादव जी जो मोहद्दीपुर के थे, मैथ के प्रोफेसर थे कर्पूरी ठाकुर कॉलेज में, उन्होंने मुझे ऑफर किया लड़कों के माध्यम से कि जो सीताराम जो भेलवा हाई स्कूल से पढ़ करके आया हुआ है उसको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मुफ्त में, मैं पैसा नहीं लूँगा। तो उनके यहाँ मैं मैथ का ट्यूशन पढ़ने जाता था। उसके बाद में प्रहलाद सिंह, श्री प्रहलाद सिंह जो इंग्लिश के ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने खबर भिजवाया, वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी मेरी पढ़ाई मुफ्त। फिर भेलवा के राजेश किशोर सिंह, उनको पता चला, उन्होंने बोला कि सीताराम मैं तुमको फ्री पढ़ाऊंगा, तो मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगा। तो उसमें जहाँ तक है मैं उन गुरुजनों का आभार व्यक्त जरूर करना चाहता हूँ। लेकिन उसमें ये भी था कि मेरा जो चर्चा था वो ये था कि पढ़ने में तेज है, इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यदि सीताराम यदि पढ़ने आएगा मेरे पास तो इसके साथ स्टूडेंट और भी जुड़ेंगे। ये स्वार्थ था। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आभार जरूर व्यक्त करूँगा कि उन्होंने मुझे अपने पास फ्री में पढ़ने के लिए, ट्यूशन करने के लिए शुक्रिया अवसर दिया। उसके लिए एक बार पुनः मैं उन सब गुरुजनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास बात यह है कि लोग बोलता है जात जात जात। मेरे पढ़ाई के दरमियान में मेरा स्वजातीय कोई मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया स्वजातीय। यदि दोस्त के नाम पे देखूंगा तो हरेंद्र यादव जी के पापा जो ऑफर किए, भले मैं उस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज निभाया था, पूछा था, मैं ठुकरा दिया। सुदामा प्रसाद यादव जी जो हमारे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा यादव की मतलब 36 का आंकड़ा है, वो मुझे बेटा की तरह मानते थे। खाने पीने, पढ़ने निकले से लेके किसी भी प्रकार का पारिवारिक झगड़ा हो चाहे कैसा भी दुश्मनी हो, उसमें भी मेरा साथ देते थे वो यादव। फिर भेलवा हाई स्कूल जो प्रिंसिपल मदन मोहन सिंह, उन्होंने भी काफ़ी मदद किए। तो मैं इसीलिए मैं अपना पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया कि भाई किसी का कोई जात नहीं होता है, कोई किसी का जात नहीं होता है। आप यदि ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, आप ठीक नहीं रहेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा, चाहे वो जात हो चाहे कोई भी। जैसे मेरा कोई साथ नहीं दिया, मेरा साथ कौन दिया? यादव, राजपूत। मैं जाति बताना नहीं चाहता, लेकिन ये जाति का जो घेरा जो छाया हुआ है
वो उसको मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जाति कुछ होता नहीं है, मेरा मदद वो किए। फिर फौज में भी आया तो यहाँ भी अपने कोई सो जातीय मदद नहीं किए, वहाँ भी वही लोगों ने मदद किया। और शायद सबसे बड़ी बात है कि आप उस लायक हो, आप उस लायक बनो, आप उस लायक रहोगे तभी आपको भी मदद मिलेगी। वरना ऐसे सड़क से उठा के कोई किसी का मदद लाख में एक, हजार में एक को करता है। ऐसे भी आपके पास यदि प्रतिभा नहीं है तो आपको कोई उठाकर शीर्ष पे नहीं बैठा सकता। फिर तो मैं ये नहीं कहा, वही बोल रहा था। फिर मेरी नौकरी लग गई। उसके बाद में एमएस कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर भाई घर से राशन पानी और तो लाना पड़ेगा। मैं बोला कि मैं वो भी नहीं लाऊंगा। रूम तो 30 रुपये का हो गया, ट्यूशन फ्री हो गया, और फिर राशन पानी कम से कम 300 साढ़े 300 रुपया तो लगेगा ही लगेगा महीना में। मैं बोला कि नहीं, ये भी मैं गार्जियन पे बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं 2 ट्यूशन पकड़ा, होम ट्यूशन, और होम ट्यूशन से 150 रुपया मिलता था तो 300 हो गया। फिर एक स्कूल पकड़ा, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, उसे 300 तो 3 600। ऐसा करते करते 2 या 3 महीना निकला, 2-3 महीना निकला। उसके बाद में एक शिक्षायतन स्कूल था जो बच्चों का नवोदय कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता था उसकी तैयारी कराता था। तो मेरे बगल में ही है, जहाँ भी मैं जहाँ पे रहता था उसके बगल में ही थे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, जो अभी मेरा ससुर जी लगते हैं। वो उस स्कूल में पढ़ाते थे हिंदी। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आ जाइए शिक्षायतन में, मैथ का टीचर का पोस्ट खाली है और मैं 600 रुपया दिलाऊंगा आपको। तो कहाँ 300 मैं जाता था सिसवाजगढ़ मोतिहारी, जहाँ मेरा डेरा था, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाता था पढ़ाने के लिए। 10 बजे जाता था, 3 बजे आता था और मुझे 300 रुपया मिलता था। और कहाँ बगल में मुझे रेलवे स्टेशन के बगल में शिक्षायतन कोचिंग चलता था, वहाँ मुझे मैथ पढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जवाहर नवोदय और भी, वहाँ मुझे 600 मिला। तो मैं सिसवाजगढ़ी वाला स्कूल छोड़ दिया और मौसा जी के कहने पर मैं शिक्षायतन ज्वाइन कर लिया। शिक्षायतन में 2 महीना लगभग पढ़ाया था। इसी बीच में मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर मीन्स एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, जो MER मैट्रिक इंट्री रिक्रूटमेंट उस समय हुआ करता था, आ गया। तो ट्यूशन से जो भी पैसा मिला 300-400 रुपया लेकर के मैं चला गया बिहटा एयरफोर्स एयरोड्रोम। वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और बड़ी पता लग ही गया था कि मैं आराम से एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा। इसका कारण था कि मैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैं तो 9th में भी अच्छे मैथ में अच्छे मार्क्स थे ही, उसके बावजूद मेरा प्रैक्टिस था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो जो भी मैथ में 90 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन था, 90 का 90 मेरा सही था। इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट था, लेकिन इतना जरूर था कि भाई 50% मैं मान लिया कि मान लो 50% भी सही है, 50% भी सही है, तो कुल मिला के 80% से ज़्यादा निकल रहा था। मैं आत्मविश्वासी हो गया कि मैं इस एग्ज़ाम में पक्का पास हो जाऊंगा। और दौड़ तो कुछ पूछना ही नहीं था। दौड़ तो मैं पहले ही से एक किया था। फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेडिकल में थोड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ भगवान मेरा साथ दिए। इसलिए भगवान का एक बार पुनः मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे फादर को दमा की बीमारी है और वो दमा मुझे भी था। मैं फेसबुक पर लाइव हो रहा हूँ और बता रहा हूँ कि उस समय दमा मुझे था। जब मैं दौड़ लगाया तो मुझे अंदर से सांस फूलने की बीमारी हुई, लेकिन वो मेडिकल में नहीं पकड़ाया, मेडिकल में आया ही नहीं। और उसके लिए मैं ना तो किसी को 5 पैसा दिया फिट होने के लिए, ना ही कुछ, लेकिन मेडिकल में नहीं पकड़ाया। और फिर 31 जुलाई 1996 को
मैं बीटा में रिपोर्ट किया चिल्का ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो इस प्रकार मैं सर्विस ज्वाइन कर लिया। सर्विस ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि जो भी मेरा पैसा, जो भी मेरा वेतन मिलता था, उसमें से का पूरा पैसा या तो बाबूजी के अकाउंट में डाल देता था, या जब छुट्टी आता था तो पॉकेट पूरा, दोनों पॉकेट उलट करके कि एक पैसा भी नहीं रखता था और माँ बाप के, बाबूजी के हाथ में दे देता था। उनसे मांग के थोड़ा बहुत जो भी खर्च करता था उनसे मांग के खर्च करता था, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अपने माँ बाप को खुश रखूं, माता पिता को खुश रखूं। मैं कोशिश किया हूं, आज नहीं खुश है। अब मैं क्या कर सकता हूं। 1996 से 2002 तक यही सिलसिला रखा। वो जो बोले, जहाँ जिसको जितना पैसा देते थे मैं उसमें अड़ागा ही नहीं लगाता था। मैं पैसा दे देता था, वो कैसा क्या करते हैं मुझे, हालांकि वहाँ मेरी नादानी थी, लेकिन मेरी खुशी थी कि नहीं, मैं अपना पैसा जो कमाऊंगा वो माता पिता के हाथ में दूंगा। हालांकि उस पैसे का सदुपयोग हुआ नहीं, लेकिन जो भी है मैं जो किया वो बताना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए अपना बड़प्पन नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि लोग भी समझे कि अपना फर्ज निभाए। जिए तो जिए कैसे, मुख्य जो आज का है यही है। आज मैं भाई का बात करते हुए आंख से आंसू आया। क्यों आया? क्योंकि कुछ भी है भाई भाई होता है। मैं जब रेलवे पट्टी पर काम करने के लिए जब तैयार हो गया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम ये नहीं काम करेगा। क्यों? मन में था प्यार, तभी उन्होंने रोका ना। नहीं तो बोलता है ठीक है 1500-1600 कमाएगा ना, घर में ला के देगा, लेकिन नहीं, वहां प्यार झलकता था। और उन्होंने रोक दिया कि नहीं, तुम रेल के पट्टी पे काम नहीं करेगा, मैं जो कमाऊंगा उसी में से खाना पीना और आगे का जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन रेल पट्टी पे काम नहीं करना। तो आज का जो टॉपिक था जिए तो जिए कैसे, उसको मैं लोगों को जो सामने देखा हुआ है, सभी लोग को देखा हुआ है, मेरा व्यवहार, मेरा बात विचार सब देखा हुआ है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे किया। चाहे उस समय भाई के लिए पैसा देना हो, या बहन के लिए पैसा देना हो, या भतीजा के लिए पैसा देना हो, सारे पैसा यूटिलाइज होता था। मैं उसमें किसी से कोई एक पैसे का सवाल नहीं करता था। मैं पैसा भेज दिया, आप क्या करना है वो गार्जियन समझे। दूसरी बात, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये सब होने के बावजूद भी आपका भाई, चाहे आपका माता पिता या जो भी, आपसे खुश नहीं है। हो सकता है खुश नहीं हो, मैं एक तो कोशिश किया, तो फिर आपके बातों का लोग कैसे लाभ उठाएंगे। मैं एक बार पुनः क्षमा मांगना चाहता हूं, यदि मेरी कोशिश मेरे स्वार्थ से है तब तो आप मेरा साथ मत दीजिए, लेकिन मेरा कोशिश मेरे स्वार्थ से परे है। मेरा कोशिश मेरे स्वार्थ में है ही नहीं। मेरा कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, इसलिए मैं आज ये बताना चाह रहा हूं। मैं यही इसलिए बताना चाह रहा हूं, ठीक है मेरे से मेरा खुद का रिश्तेदार खुश नहीं है, मैं दूसरे को बताने के काबिल कैसे हूँ। जैसे बहुत पुराना है कि गांधी जी के पास एक आदमी गया कि गांधी जी आप बोल दीजिए मेरा बेटा ये मीठा बहुत खाता है, इसको घाव है फिर भी वो मीठा खाता है। गांधी जी बोले कि बेटा आप जाओ 10 दिन बाद आना मेरे पास। 10 दिन बाद आया, वो अपने लड़के को लेकर के, गांधी जी बुला करके बोले बेटा तू मीठा मत खाना। अब ये बात सुन करके वो लगा, किसान वहां से गया और 2 कदम चलने के बाद लौट के वापस आया, बोला कि बाबा आपको जब इतना ही बोलना था कि बेटा मीठा मत खाना, तो फिर 10 दिन का इंतजार क्यों कराए, उसी दिन क्यों नहीं बोल दिए। तो गांधी जी बोले कि 10 दिन पहले मैं खुद ही मीठा खाता था, 10 दिन पहले मैं खुद ही मीठा खाता था, तो मैं कैसे बोलूं कि भाई तुम मीठा मत खाना। इसलिए
मैं उस दिन नहीं बोला और 10 दिन बाद बोला ताकि मैं अपना आदत छोड़ दूं। शायद उस पर प्रभाव पड़ा और वो मीठा खाना छोड़ दिया। लेकिन तब जमाना लगभग 100 साल या 50 साल पीछे का था। आज जमाना बहुत फास्ट हो गया है। वो भी अपने जगह पे सही है और आज का जमाना में जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है। ये कैसे सही है वो मैं बता रहा हूँ। कीचड़ के बीच में कमल खिलता है, कीचड़ के बीच में कमल खिलता है। लेकिन कमल मंदिर में भी चढ़ता है, कमल को देख करके लोग प्रफुल्लित भी होते हैं। अब कमल बोले कि भाई मैं तो कीचड़ में हूँ, मैं दूसरों को क्यों खुशी दूँ, भाई मैं भी कीचड़ में फिर डूब जाऊँ। मैं किसी को क्यों बताऊँ कि भाई मैं देखो कितना सुंदर हूँ। गुलाब, गुलाब के फूल के खुद कांटा चारों तरफ से रहता है, लेकिन उसको उसका सुंदरता देख करके लोग मोहित होते हैं, पूजा पाठ में भी चढ़ाते हैं, सजावट में भी लगाते हैं। खुद तो कांटा में है, खुद के शरीर में पूरा पूरा कांटा कांटा है, लेकिन दुनिया को खुशी प्रदान कर रहा है, सुंदर बना रहा है, साथ संवार रहा है। उससे भी आगे हम चलते हैं। ऐसे हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य भगवान है और वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य धधकता हुआ आग का गोला है। कुछ भी हो, सूर्य खुद जलता है आग के गोला के तपते हुए, लेकिन यदि वो चाहे कि भाई हम तो खुद जल रहे हैं तो लोगों को भी जलाएं, लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं, वो प्रकाश देते हैं। तो जो मेरे आलोचक हैं उनके लिए सीधा साधा जवाब है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और यदि मेरे से मेरा खुद का रिश्तेदार खुश नहीं है, आप उस में मत जाइए। आपको मेरे से जो सीखने को मिलता है उस पे जाइए। आप खुद अपना जिए तो जिए कैसे में, जो मैं चर्चा किया हूँ, भाई के साथ, बहन के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, ऐसा कीजिए। आप अच्छा जिंदगी जिए, ताकि आपको बोला था ना कि मलाल न रहे कि भाई मैं ये जिंदगी नहीं जिया। ये तो पैसे लेन देन की बात रही। मेरा इच्छा था कि मैं अपने माता पिता को हवाई जहाज से यात्रा करा। शायद बहुत भगवान को यही सब मंजूर था कि मेरा यदि अच्छा विचार था, इसीलिए मुझे कड़ी दर कड़ी मेरा सपना साकार करते गए। और अभी तक मैं अपने माता पिता को बॉम्बे टू पटना, पटना टू मुंबई 2 बार हवाई सफ़र करा चुका हूँ। और बॉम्बे में जो भी मैं अपना अर्जित किया हूँ उसको मैं अपने माता पिता को दिखा चुका हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमेशा वो लोग बोलते थे कि उसका कब गांव में क्या होता है, तुलनात्मक होता है। अरे उसका बेटा तो कम ही पढ़ा लिखा है लेकिन वो तो उतना कमा लिया, उसका बेटा तो ये कर लिया, घर बना लिया। ठीक है, मैं गांव में भी घर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन बॉम्बे में है, कोई बात नहीं, बना लूँगा मैं भी। तो मैं अपने माता पिता को खुश रखना चाहता था, दिखाना चाहता था, वो सब मैं कर लिया हूँ। मैं अपने तरफ से लगभग सारी ज़िंदगी जी चुका हूँ, चाहे वो माँ बाप के साथ या भाई के साथ या बहन के साथ। एक था कि भाई बेटी की जो बेटा बेटी की शादी, तो लगभग अपनी भगनी की शादी किया। आप लोग को मालूम होगा, जो हमारे गांव अगल बगल के लोग हैं उनको मालूम होगा कितने धूमधाम से किया, फेसबुक पे भी वो है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जिए तो जिए कैसे का जो भी मेरे तरफ से निकला हुआ है सब, आप मेरे अतीत में मत जाइए, और जाइए तो वो अतीत में जाइए जिससे आपको शिक्षा मिले।
वो उस अतीत में ना ही जाइए जहाँ मैं फेल्योर साबित हुआ हूँ, हालांकि हूँ नहीं। लेकिन यदि है सामने से कहीं कुछ शिकायत आ रही है, आप उस शिकायत को बंद कीजिए भाई। आप शिकायत की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप उस सफलता की तरफ जाइए जहाँ में आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो जिए कैसे, जो भी मैंने महसूस किया, मैं जिस जिंदगी को जिया, मुझे कोई मलाल नहीं है। कल कुछ हो भी जाता है, ऐसे होगा नहीं। भगवान मुझे इस काबिल बनाए हैं कि मैं जिस भी रास्ते पे कदम रखता हूँ उस रास्ते पे आगे बढ़ जाता हूँ, सफल हो ही जाता हूँ। और मेरा ये नेक विचार जो है, इस नेक विचार को रखते हुए मैं एक दिन, मुझे विश्वास है कि एक दिन बिहार स्तर नहीं, भारत स्तर नहीं, भगवान ने चाहा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो विश्व स्तर की मैं सेवा करके दिखाऊंगा। उसका मेरे पास प्लान है, योजना है। तो एक बार फिर आग्रह करूंगा कि आप मेरे लाभ के लिए नहीं, स्वतः के लाभ के लिए दबे कुचले पिछड़े से लेकर के जाति पर मत जाइए। वो हर वर्ग जो दबा कुचला पिछड़ा है, उन सब वर्ग के लाभ के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। यदि गलत है तो गलत कमेंट कीजिए कि भाई यहाँ पे आप गलत हो कीजिए, ताकि मैं अपने को सुधार सकूं। मेरी गलती को आप दिखाइए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। इस क्रम में मैं अभी और आगे लाइव होऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन इस क्रम में एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन से पहले बिहार प्रदेश से आने वाले हर बच्चों का, जो बच्चे मुंबई में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने आते थे, उनके लिए मैं खाने पीने रहने का व्यवस्था करता था। अभी तो कोरोना महामारी चल रहा है, वो मैं अपील झूठ मूठ का नहीं करना चाहता हूँ। झूठ मूठ का दिखावा क्या करूँ, झूठ मूठ का मैं दिखावा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, एक बार अपील ये करना चाहता हूँ कि अभी आप लाइव है, अभी आप देख रहे हैं या आपको मैसेज मिल रहा है, तो आपको मैं एक ऐड कर दूं कि यदि कोरोना महामारी खत्म होती है, और होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उस समय आपके जो भी जान पहचान रिश्तेदार, कोई भी जाति संप्रदाय कोई भी हो, मेरा मोबाइल नंबर इस कमेंट में भी इस पर रहेगा। और पहले मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा तो सब जगह मेरा मोबाइल नंबर है। यदि कोई रिश्तेदार बॉम्बे आ रहा है एग्जाम के लिए या कैंसर का इलाज कराने के लिए, तो मेरे से संपर्क करें। मैं उनका भरपूर जो भी सहयोग होगा, मैं भी कोई ज़्यादा समृद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे से होगा वो सब मदद करता हूँ और करूँगा। रहने खाने पीने का व्यवस्था मैं करता हूँ और करूँगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप तो देश स्तर का बात कर रहे हैं, अभी बिहार के ही लड़के लोगों को क्यों? क्योंकि अभी संसाधन सीमित है। मैं खुद एक जवान हूँ, किसान का लड़का हूँ, मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, इसलिए शुरुआत मुझे अपने गृह प्रदेश से करने दीजिए। और आप लोग का आशीर्वाद रहा और मुझे मौका मिला तो देश स्तर नहीं, विश्व स्तर पर मैं सेवा करके आपका सेवा करूँगा। तो जिए कैसे में तो इतना ही रहा। लेकिन अगला टॉपिक जो है उसका है नाम बिहार के राजनीतिक हालात व उससे निपटने के उपाय। जैसा आप सब लोग को मालूम है कि 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं श्री नीतीश कुमार जी। हालांकि शुरू में काम किए, लेकिन 15 साल के शासन के बावजूद भी आज मेडिकल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विकास के कार्य में कोई भी फायदा नहीं हुआ है, जनता को लाभ नहीं हुआ है।
बिहार को लाभ नहीं हुआ है। इसका कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमजोर होना। मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? पद चाहिए। मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? बिहार लूट जाए मेरी कुर्सी बची रह जाए। क्यों? क्योंकि पहले जिस बीजेपी को गाली दे करके आरजेडी के साथ हाथ मिलाए, कुर्सी पे काबिज हुए, फिर आरजेडी को लात मार के बीजेपी के साथ है। इसीलिए मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिहार के राजनीति में इनका नाम अभी कुर्सी कुमार के नाम से लोग कहने लगे। और हकीकत है 15 साल कुर्सी से चिपकने के बाद भी बिहार का विकास नहीं हुआ। इसका बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ। ये बोले थे कि मैं बीमार प्रदेश को विकास प्रदेश बनाऊंगा। जनता 15 साल मौका दिया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी आप कुछ नहीं किए। दूसरे तरफ जो बिहार विपक्ष के नेता बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, मैं उनसे भी कुछ खास उम्मीद नहीं लगा रहा हूं। उनका भी अतीत कुछ उतना मजबूत नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। इस बदले हुए परिदृश्य में तीसरा मोर्चा भी नहीं है, जिसको सपोर्ट किया जा सके। राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि प्रथम भी खराब, द्वितीय भी खराब, तीसरा कोई है नहीं। जनता करे तो क्या करे? है, जनता के पास उपाय है, बहुत सारे उपाय है। जनतंत्र की यही ताकत है। लेकिन ये जो दोनों फर्स्ट क्लास का पार्टी जो बोलते हैं, बीजेपी गठबंधन और जेडीयू, और सेकेंड पायदान पर जो खड़े हुए हैं आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, इनके घटक दल, ये दोनों लोगों को भरमाने में लगे हैं। क्योंकि नेता का काम होता है कि जनता को भरमाओ और वोट लूट ले जाओ। ये भरमा रहे हैं कि भैया उनको नहीं दोगे तो हमें दो, ये बोले हमें नहीं दोगे तो उनको दो। क्यों भाई? लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आप यदि देखिए दोनों नहीं है तो एक नोटा का विकल्प था। लेकिन मैं नोटा को समर्थन नहीं करता हूं। आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, देखिए 22, 23, 24, 25, 27, 28 जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, भाई कोई तो होगा। ऐसा तो नहीं कि सब का सब नकारा नाकामिल ही होगा। तो वहां भी क्या होगा कि अरे तो बीजेपी वाला कैंडिडेट तो इतना धनी है, ये तो बहुत बड़ा बाहुबली है, आरजेडी वाला तो उसे भी बाहुबली है, जेडीयू वाला बाहुबली है, एलजेपी वाला बाहुबली है, और एक जो निर्दलीय खड़ा है क्या करेगा? इसको तो 2 थप्पड़ मारेगा तो ये हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई आपको क्या करना है? आपको रिश्ता नहीं बनाना है ना, आपको अपने क्षेत्र का विकास कराना है ना। उसके पास दिमाग है, उसके पास बाहुबलियत नहीं है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास दिमाग है। और जो भी अभी जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, सब किसको टिकट देती है? मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी, या तो एरिया में 2-4 खून खराबा करके खूब नाम कमाया हो, या जिसपे हर तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, किसी का जमीन कब्जाया हो, तो वहां पे आप स्वच्छ और पढ़े लिखे आदमी को चुनाव कीजिए। सरकार कैसे बनेगा? आपका काम वहां तक नहीं है, आपका काम वहां नहीं है। लेकिन सब कोई भरमाता है, अरे इसको देखो तो क्या होगा, ये तो एक जीत के जाएगा, क्या करेगा? नहीं, आप वो मत सोचिए। यही एक 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 करके यदि अच्छा आदमी जाके वहां बैठे, आप कैसे बोल सकते हैं? यदि यही बात दिल्ली में यही बात होती कि ये क्या यार कल का आया हुआ है आम आदमी पार्टी, उसको क्या वोट दोगे? क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। बीजेपी या कांग्रेस के सामने टिकेगी? नहीं टिकेगी।
लेकिन वहाँ परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ। मैं आज आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और न करूँगा, और न ज़्यादा उनके नीति से सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन इस नीति से ज़रूर सहमत हूँ कि भले वो पॉलिटिक्स कर रही है, इसमें कोई दुमत नहीं है, और गरीब की सेवा के नाम पे कुर्सी सत्ता पे काबिज हुए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी गरीब मजदूर वर्ग, उनके लिए तो बहुत ही हितकारी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले वो वोट बटोरने के काम से ही किया, लेकिन भाई जनता के हित में तो काम किया है। स्कूल को, जो स्कूल में मिट्टी पड़ा रहता था, चट्टी पे बैठ के लोग पढ़ते थे, बोरी पे बैठ के पढ़ते थे लड़के, वहाँ पे एयर कंडीशन स्कूल हो गया। मोहल्ला क्लिनिक, जिसको अस्पताल जाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइन लगाने पड़ती थी, अब वहाँ पे हर एक मोहल्ला में एक क्लिनिक है। वहाँ लोग जा रहे हैं, सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 1500 टेस्ट दिल्ली सरकार फ्री की हुई है। यदि हम भी बिहार में ही सोचेंगे तो बदलाव आएगी। जवान किसान मोर्चा अभी नया राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है, आप उसका सपोर्ट कीजिए, उसके कैंडिडेट, यदि उसके भी कैंडिडेट, मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूँ, वो भी यदि जिताने के लालच में यदि किसी दबंग आदमी को, भ्रष्ट आदमी को टिकट देती है तो उसको भी आप वोट मत कीजिए। लेकिन मेरा दावा है कि ऐसा किसी भी प्रवृत्ति के आदमी को जवान किसान पार्टी टिकट नहीं देगी। जो भ्रष्ट या दबंग किस्म के आदमी हैं, वो शुद्ध रूप से किसान या जवान, इन दो आदमी, जवान किसान डॉक्टर कोई भी पेशा हो, लेकिन यदि ईमानदारी से होगा उसको टिकट देंगे। तो आप उसको अपना समर्थन दीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे इसको दूंगा अकेले जीत के जाएगा, कितना नया पार्टी है, 10 को सीट देगा, 15 को सीट देगा, 25 को सीट देगा, इससे सरकार थोड़ी बनेगी। आप इतना निर्णायक मोड पे मत जाइए। आप अपने क्षेत्र को देखिए, अपने उस क्षेत्र के अनुसार उस काबिल आदमी को चुन के भेजिए। आपको किसी भी गवर्नमेंट बने, मान लेते हैं उसी गवर्नमेंट नहीं बने, किसी की गवर्नमेंट बने, आपका क्षेत्र का विकास वही आदमी करेगा जिसको आप चुन के भेजेंगे, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। फंड उसको गवर्नमेंट से मिलेगा और वो ईमानदार होगा तो क्या होगा, आपके क्षेत्र में काम होगा। यदि मान लेते हैं आप दलीय, जिनकी सरकार बनने वाली है या बनेगी, उसके विधायक को वोट देंगे, वो जीत गया, तो सबसे पहले क्या करेगा, जितना भी विकास की राशि आएगी, जो 40 लाख का 50 लाख का 1 करोड़ में टिकट खरीदा, आजकल खरीदाता है, बांटता नहीं कि टिकट खरीदा जाता है, बोली लगती है 5-6 एक ही पार्टी से। आप अपने क्षेत्र में देखिए, बीजेपी से ही है तो कम से कम 3-4 आदमी होगा कि भैया मेरे को मिलेगा, मेरे को मिलेगा, मेरे को मिलेगा। कोई प्रखंड अध्यक्ष है, वो सोचेगा कि मुझे मिला है, कोई भूतपूर्व विधायक है तो वो सोचेगा कि मुझे मिलेगा, कोई 2-3 बार जिला परिषद में जिला परिषद का अध्यक्ष रहा है या जिला परिषद में जीता है तो वो सोचेगा मुझे मिला है। सब बीजेपी का ही सपोर्टर है, चाहे जनता दल यूनाइटेड का ही सपोर्टर है, चाहे रालोसपा का ही है या आरजेडी का ही है। एक एक पार्टी में लगभग 10-10 दावेदार हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये लोग जातिगत आधारित पार्टियां हैं, इनका कुछ वीएस वोट होता है और उस वीएस वोट पाने के लिए लोग पार्टी का टिकट लेने जाते हैं, और टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ अघोषित रूप से, मतलब पूरा जो खुलेआम बोल रहा हूँ ऐसा खुलेआम नहीं, अघोषित रूप से हर टिकट के पीछे पहले तो 40 लाख 50 लाख 60 लाख था, अभी तो शायद करोड़ों 2-3 करोड़ में हो गया होगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यदि राज्य में मुख्यमंत्री भी बनेगा तो बोलेगा कि भाई मैं पहले 1 करोड़ या 2 करोड़ दिया हूँ, पहले इसको तो पूरा करूँ, उसके बाद क्षेत्र का विकास। और 5 साल में कोई तो आता भी नहीं है क्षेत्र में।
इसलिए वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका अपने क्षेत्र का ईमानदार, पढ़ा लिखा, जिसका इतिहास अच्छा रहा हो, लोग से मिलनसार हो, बातचीत करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, उनको वोट दीजिए, उनको जिताइए, उनको उस वैसे आदमी को जिताकर भेजिए। ऐसा यदि एक एक क्षेत्र से जीत के जाएगा तो हो सकता है कि 240 का 240 ईमानदार जीत के जाए। और जब दिल्ली में काम हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं काम हो सकता है? बिहार में भी काम होगा। अब रही बात कि भारत में अब तक 2293 2293 राजनीतिक पार्टी है। मतलब लोकतंत्र मजबूत है, इसका अच्छा खासा उदाहरण है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अपने आप को ही ठेकेदार मानती है, वोट बैंक का ठेकेदार मानती है। वोट बैंक का ठेकेदार मान करके और ऐसा भ्रम फैलाती है कि जो उभारने वाला नया सितारा होता है उसको पहले ही डुबो देता है। उसका कांग्रेस और बीजेपी दोनों यही करती है, तीसरी चौथी पार्टी को उभरने ही नहीं देती है। इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी राज्य सरकार, जैसा कि अभी शराबबंदी के संबंध में नीतीश कुमार जी बोले थे कि जिस क्षेत्र से, जिस पंचायत से दारू पकड़ा जाएगा उस पंचायत के मुखिया को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो उतना उसके हाथ में ताकत भी दीजिए, पावर भी दीजिए, और इसको ऊपर से लेकर नीचे तक राइट टू रिकॉल, मतलब कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, जो अपने एरिया को संभाल नहीं पा रहा है, उसको राइट टू रिकॉल के अंतर्गत उसकी पद समाप्त की जानी चाहिए। यदि कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई विधायक, कोई मंत्री अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो राइट टू रिकॉल के नियम के अनुसार उसको लागू किया जाएगा, तब ये होगा। अभी लागू हुआ ही नहीं है। उसको बेदखल करके अब चुनाव फिर दोबारा ना हो, उसका भी प्रावधान हो कि जो सेकेंड रूप जीता हुआ विधायक से नीचे जो रहा है उसको उस पद पे आसीन किया जाए, ताकि उपचुनाव का कोई झंझट ना हो, पैसा खर्च करने का झंझट ना हो। क्योंकि जनता जिसको चुनी को नालायक साबित हुआ, निकम्मा साबित हुआ, या सडन डेथ हो गई, तो साल भर 6 महीने के लिए फिर उपचुनाव या 3 साल के लिए फिर उपचुनाव नहीं। जनता का प्रतिनिधि है, फर्स्ट गया तो सेकेंड। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एसपी कहीं जाता है तो उसका पदभार डीएसपी संभालता है। इसे फिजूल खर्ची बचेगी, इससे क्या होगा, फिजूल खर्ची बचेगी। और दूसरी बात ये भी होगी कि विधायक एक बार जीत गया तो वो सोचेगा कि नहीं, मेरा बपौती नहीं है, ये कभी भी राइट टू रिकॉल हो जाएगा। अभी है राइट टू रिकॉल, लेकिन वो इतना पेचीदा है कि वो मतलब होने के लायक ही नहीं है। राइट टू रिकॉल में अभी आपको पिटीशन देना पड़ेगा। पिटीशन देने के बाद में उसको जितना वोट मिला है उस वोट से आपको ज़्यादा वोट प्राप्त करना पड़ेगा उसको विश्वास मत गिराने के लिए, जो संभव ही नहीं है, एकदम संभव नहीं है। लेकिन यदि किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, क्षेत्र में विकास का पैसा आता है, विकास नहीं कर पाता है, तो जनता के शिकायत के आधार पर प्रशासन को, न्यायालय को अधिकार होना चाहिए कि उसकी सदस्यता बर्खास्त करके और जो सेकेंड रहा है उसको वहाँ का
क्षेत्र प्रतिनिधि घोषित किया जाना चाहिए, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो। तब थोड़ा क्रांति आएगी और लोगों में सुगबुगाहट रहेगा कि भाई मेरी जो कुर्सी है ये 5 साल के लिए नहीं है, ये कभी भी जा सकती है, वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ये मेरा सुझाव है। और आने वाले दिनों में यदि जवान किसान पार्टी की मैनिफेस्टो बनेगी तो ये बात उसमें जरूर आएगी। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं कि एक चपरासी की नौकरी के लिए, एक चपरासी की नौकरी के लिए मैट्रिक पास, बीए पास इत्यादि मतलब योग्यताएं आप रखते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े देश, इतने बड़े राज्य, इतने बड़े क्षेत्र को चलाने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए। ये जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हो सके तो मैं चुनाव आयोग से दरखास्त करूंगा कि जिस तरह हर एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, उस प्रकार एक तरह का टेस्ट शुरू किया जाना चाहिए। यदि कोई विधायक के लिए लड़ता है तब, मुखिया के लिए चुनाव लड़ता है तब, या किसी भी ऐसे प्रतिष्ठित पद, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच, और इनका ये योग्यता न होने के कारण इतनी उद्दंडता से बात करते हैं आईएएस आईपीएस के साथ, जबकि राज्य क्या, देश का, प्रखंड का यदि आंख होता है, दिमाग होता है, वो होता है आईएएस आईपीएस अधिकारी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, उसको सब क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। कौन सा रोड कहाँ जाता है, किधर जाती है, किस मत से कौन सा रोड बन सकता है, किस मत से स्कूल बन सकता है। विधायक को कोई जानकारी नहीं होती है, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, क्योंकि योग्यता है ही नहीं। और वो उद्दंडता पूर्वक बात करता है खाली कमीशन खाने के लिए, खाली अपने मातहत को ठेकेदारी दिलाने के लिए। इसलिए मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा, और मैं अपने पार्टी यदि बनती है, जवान किसान मोर्चा अभी मोर्चा है, यदि पार्टी बनती है तो उस मैनिफेस्टो में योग्यता अनिवार्य की जाए, टेस्ट अनिवार्य की जाए चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा मेरी तरफ से रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि देश या राज्य को सुरक्षित रहना है तो एक कानून और पास होना चाहिए। राइट होना चाहिए। हर आदमी सिपाही है। सिपाही मतलब देश का सिपाही है। हर आदमी, हर नागरिक देश का सिपाही है। हर नागरिक को देश का सिपाही की तरह काम करना चाहिए। हर नागरिक को देश के सिपाही की तरह अधिकार मिलना चाहिए। क्या अधिकार मिलना चाहिए? कि यदि मैं किसी ऑटो में बैठा हूं, बगल में मुझे यदि संदिग्ध कोई लग रहा है, बगल में कोई मेरा संदिग्ध लग रहा है, बैठा हुआ है, मेरे पास अधिकार है वो कि यदि बुजुर्ग है तो अंकल आप बैग चेक कराइए। वो मना करता है तो बगल के पुलिस स्टेशन, बगल के किसी कहीं भी रास्ते चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा वहाँ हो कि ये चेक नहीं कराया, और उस पर फाइन होना चाहिए। तो क्या होगा कि जो हमारी पुलिस 1 लाख के ऊपर
ये क्या 2% में है, इतना भार है, वो भार कम होगा और सब लोग सुरक्षित होगा। इतनी पुलिस तंत्र बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चल रहा हूं रास्ते, लगेगा कि इस बैग में कुछ है, आप बोल के चेक करें, आप अपना चेक करा दीजिए। सबको ये अधिकार होना चाहिए और ये आसानी से पास हो सकता है। इसमें कहीं कोई मतलब कहीं कुछ नहीं है। ट्रेन में बैठा हुआ है, किसी को लगेगा कि चेक कराए तो करो भाई। तो हर नागरिक को देश का सिपाही अधिकार से नवाजा जाए, अधिकार दिया जाए तो देश काफी सुरक्षित महसूस करेगा। देश सुरक्षित महसूस करेगा, हम नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये 3 सुझाव मेरा जो भी है वो जवान किसान पार्टी का मोर्चा जो अभी पार्टी बनने वाली है, यदि होगी तो उसमें मैं पक्का रखूंगा। और आप लोगों से पुनः विनती करता हूं कि अगला फेसबुक लाइव में इस बार रविवार को नहीं, शनिवार को हो रहा हूं, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। 15 अगस्त के शुभ संध्या पर मैं लाइव होऊंगा और स्वतंत्रता प्राप्त करने में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, किसान और जितने भी लोग शामिल हुए हैं, कोशिश करूंगा उन सब लोगों की उपलब्धियां आप लोगों को लाऊं और जो बलिदान दिए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि दूं। इसलिए इस बार 15 अगस्त शनिवार संध्या 9 बजे या रात्रि 9 बजे मैं पुनः आपके साथ लाइव होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।